सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और आज फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी हिस्ट्री की जो है क्लासेस चला रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी 9th चैप्टर जो है आज कवर कराने वाले हैं। ठीक है, 6th क्लास का 9th चैप्टर, और इसके बाद जो है हम लोग अभी 7th की बुक जो है स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से आप @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे जा सकते हैं। वहां से आप लोग जो है जो है पीडीएफ डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो चैप्टर 9th है वो नए साम्राज्य और राज्य के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से नए साम्राज्य बने और किस तरीके से उनकी क्या महत्ता थी, किस तरीके से मतलब आप देखेंगे कि उन चीज़ों का क्या बेनिफिट रहा। ठीक है, तो किस तरीके से जो बने अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है, हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है, तो हमें पता चलता है प्रशस्तियों से। ठीक है, अभिलेखों से। ठीक है, आप देखोगे कविताओं से, नाट्यों से, और आप देखोगे कि अलग अलग सोर्सेज हैं जिससे हमें इनके बारे में पता चलता है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रशस्तियों के बारे में, प्रशस्तियां क्या बताती हैं। ठीक है, प्रशस्तियां क्या बताती हैं। ठीक है, आपने समुद्रगुप्त के बारे में जो है आपको जानकारी होगी। ठीक है, आपको जैसे मैं बताऊं कि इलाहाबाद का जो आप देखोगे जो अशोक स्तंभ था, अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से इसके बारे में हमें पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में मंत्री रहे, आप कह सकते हो मंत्री थे और कवि भी थे, हरिशेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म की जो है अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यानी एक विशेष किस्म का जो है अभिलेख है जिसे हम प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, यह एक संस्कृत शब्द है जो आप देखोगे जो प्रशस्ति है ना, ये एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब है ये जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। तो कहने का मतलब, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हमने ये देखा था कि जो मंत्री होते थे या जो कवि होते थे वो राजाओं के सम्मान में या तो रचनाएं लिखते थे या जो है कविताएं लिखते थे, तो जिससे कि राजा खुश होकर उनको तरह तरह के इनाम और तरह तरह के उनको चीजें जो है दिया करते थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त की भरपूर प्रशंसा की गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी जो कविताएं होती थी या जो कोई लेख होता था और राजा के बारे में उसकी जानकारी दी जाती थी, तो उसकी भरपूर जो है प्रशंसा की जाती थी। कवि ने इसमें राजा को योद्धा बताया है, युद्धों को जीतने वाला बताया है, विद्वान व उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की है, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, आप देखोगे कि एक प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कहा गया है कि जिसका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों आप देखोगे हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। तो इस तरीके से आप देखोगे किस तरीके से उनकी जो है प्रशंसा की जाती थी और प्रशंसा को एक अभिलेख के रूप में जो है रखा जाता था संभाल के। ठीक है, तो उसी अभिलेख से जो है उसी जो अभिलेख एक तरीके की जो है प्रशस्ति है, जो अभिलेख का ही रूप है। ठीक है, तो जिसका अर्थ हो गया प्रशंसा। आपको अब समझ में आ गई होगी बात कि किस तरीके से इनकी प्रशस्तियां जो है बनाई जाती थी। ठीक है, हरिसेन जो थे वो 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्यवर्त के बारे में। आर्यवर्त के 9 शासकों का जिक्र है जो उनके द्वारा मिलता है, जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर अपने राज्य में मिलाया। अब ये 9 शासक या जो 9 शासन थे उनमें से कुछ जैसे मथुरा, कन्नौज और प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा इत्यादि इसमें शामिल है। ठीक है, दूसरे की बात करें तो इसके बाद जो है दक्षिणापथ के
12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जाने के बाद जो समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। इनमें जो आप देखोगे कि जो पूर्वोत्तर जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो तट है ना, तो वो वहाँ के जो तट है, तट के जो किनारे वाले जो हिस्से, जैसे उड़ीसा से लेके आंध्रा तक, इनके जो है आंध्रा तक के जो पूर्वी तट के जो हिस्से उसमें शामिल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा। इसमें असम, तटीय श्रीलंका, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई जो है गण या संघ शामिल थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, इनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा इसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अच्छा, चौथा जो है ये बाहर के इलाकों के शासक थे, जिसमें कुषाण व शक वंश के शासक थे। आप देखोगे कि जो उत्तर पश्चिम की जो तरफ के जो इलाका था ना, ये वो इलाका हुआ करता था। ठीक है, इसमें श्रीलंका भी शामिल था। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का जो है विवाह इनसे किया। इसका कारण क्या था कि पुत्री को विवाह इन राजाओं से कर दिया जाता था? इसका कारण सिर्फ एक ही था कि उस राजा से अपने ताल्लुकात अच्छे बना के रखने होते थे, और कहने का मतलब है कि उनकी जान भी बची रहती थी इस तरीके से। तो एक रिश्ता जुड़ जाता था, और रिश्ते की वजह से जो राजा से उनको कई लाभ भी होते थे। ठीक है, आने वाले क्लासेस में उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वंशावलियों के बारे में। वंशावलियां, वंशावलियां क्या होती हैं? आप जैसे कि मैंने पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो देखोगे कि जैसे वंशानुगत जैसे शासन चलता था, जैसे दादा, फिर उसका बेटा, फिर पोता। आप देखोगे कि जैसे परदादा से स्टार्ट, मतलब परदादा के पिताजी, इस तरीके से कितनी लंबी जो है लिस्ट जो है चलती थी। पहले वो राजा बना, परदादा, फिर दादा, फिर पिता, फिर पोता, फिर इस तरीके से, मतलब काफी जो है इस तरीके से चलता था। तो अधिकांश जो प्रशस्तियां हैं वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। ये प्रशस्तियां समुद्रगुप्त के दादा, आप देखोगे कि परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती है। उनकी माता जो थी वो कुमार देवी थी, लिच्छवीगढ़ की थी, और पिता जो चंद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि हासिल की थी। महाराजा धीराज की जो उपाधि थी वो समुद्रगुप्त ने भी हासिल जो है अपने आप को, महाराजा धीराज की जो उपाधि अपने आप को भी उन्होंने दी थी। समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जो है जानकारी हमें मिलती है, और उनके बारे में जो है अभिलेखों व सिक्कों से भी पता चलता है, क्योंकि अभिलेख गुदवाए जाते थे और सिक्के पे जो है मोहर लगवा के या ठप्पा लगवा के उसको जो है चीज़ों को जो है दिखाया जाता था। ठीक है, तो वो जो सिक्के आज के समय में जो मिले हैं पुरातत्वविदों को, तो उनसे में पता चलता है कि किस तरीके से उन चीज़ों को मतलब किस तरीके से उन चीज़ों को दिखाया जाता था, और किस तरीके से उन चीज़ों को दिखाने के लिए या उनको सम्मान देने के लिए उस तरीके की चीज़ें जो है की जाती थी, यानी उनका अभिलेखों में जो है विश्लेषण किया जाता था। और आप देखोगे कि सिक्कों में उनके बकायदा या तो उनकी फोटो होती थी, हाथी, घोड़े, इस तरीके से जो भी उस समय की जो फेमस चीज़ें होती थी उनका जो है ठप्पा या मुहर लगा के उन चीज़ों को सिक्कों पे दिखाया जाता था। ठीक है, और हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं। हर्षवर्धन का जो है हर्षचरित के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, वैसे ही कुछ शासकों के बारे में उनकी जीवनियों से पता चलता है। जैसे आप देखोगे कि जैसे हर्षवर्धन है, इन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। इनके जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। उन्होंने संस्कृत में इनकी जीवनी जो है हर्षचरित नामक जो है उनकी जो जीवनी संस्कृत में लिखी थी। ठीक है, और उन्होंने कन्नौज के आप देखोगे कि आप देखोगे कि जो चीनी यात्री जो स्वयंसांग जो है काफी समय जो हर्ष के दरबार में रहे थे, उन्होंने कन्नौज को जीता। जो आप देखोगे जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने कन्नौज को जीता, बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर आक्रमण करने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, क्योंकि उनके बहनोई को जो है जो कन्नौज था ना, कन्नौज पे उनके बहनोई जो है शासन कर रहे थे। ठीक है,
और जो बंगाल के जो राजा थे, बंगाल के राजा ने उनको जो है आक्रमण करके उनको मार दिया, ठीक है, उनके बहनोई को मार दिया था। तो इसकी वजह ये थी कि बंगाल पर उन्होंने आक्रमण किया। हर्षवर्धन ने उन्होंने, मगर वह बंगाल को जीतकर पूर्व में अपना राज्य जो है बढ़ाया था। जब वे नर्मदा नदी को पार करने के बाद दक्कन की ओर आगे बढ़े तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने उसको रोक लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन जो थे वो किस तरीके से जो है अपना शासन चला रहे थे। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे आप देखोगे महत्वपूर्ण शासकों में शामिल हैं, ठीक है। आप देखोगे कि जो पल्लव का जो राज्य था, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेके कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था, ठीक है। तो आप देखोगे चालुक्यों की जो राजधानी थी वो एहोल थी। क्या थी? एहोल। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो क्या थी? वो एहोल थी, ठीक है जी। तो यह एक जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। बाद में प्रसिद्ध चालुक्य राजा ने आप देखोगे कि बाद में जो है ये जो है धार्मिक केंद्र बन गया था। पल्लव और चालुक्य हर समय जो थे वो लड़ते रहते थे। लड़ते किस लिए थे कि ये जो लड़ाइयाँ जो थी ना, वो जब एक दूसरे के राज्यों के अंदर एक प्रमुख, आप देखोगे कि प्रमुख स्थान होते थे, कुछ प्रमुख स्थान होते थे और वो काफी अच्छे और समृद्ध स्थान थे। तो उन जगहों को जीतने के लिए, ठीक है, उन जगहों को जीतने के लिए जो है ये लड़ाइयाँ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय आप देखोगे कि सबसे जो है प्रसिद्ध जो है चालुक्य राजा थे। उनके बारे में उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्तियों से हमें पता चलता है, ठीक है जी। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से जो राज्य है मिला था, ठीक है। और पुलकेशिन ने पूर्व व पश्चिम दो तटों पर अभियान चलाया, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ और अरब सागर की तरफ, इन दोनों तरफ इन्होंने, पूर्व और पश्चिम की तरफ इन्होंने अभियान चलाया। हर्ष को जो है महत्वपूर्ण राजा तो थे ही, और साथ में इन्होंने देखो महत्वपूर्ण राजा कैसे बने, क्योंकि हर्ष जो इतने शक्तिशाली जो राजा थे, हर्ष को उन्होंने आगे बढ़ने से रोक दिया। चालुक्यों की जो विजय जो थी वो काफी थोड़े समय के लिए ही थी, ठीक है, क्योंकि लड़ाइयाँ जो होती थी ना, इनकी लड़ाइयों में आप लड़ाइयाँ जो करते थे, लड़ाइयों की वजह से जो है आपस में आप देखोगे कि जो है काफी दुर्बल हो गए थे। और इसका फायदा किसने उठाया? राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने इसका जो है फायदा उठाया और इन जो है राज्यों को समाप्त कर दिया। तो इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के जो क्लासेस जो होंगी ना, आगे क्लासेस में हम लोग इसके बारे में जो चर्चा करेंगे, यानी राष्ट्रकूट और चोल वंशों के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, ठीक है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, कौन कौन से वो खास लोग थे जो इसमें भाग लेते थे। इन राज्यों का प्रशासन, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। जैसे कि आप जानते हैं कि भूमि बहुत ज्यादा उस समय महत्वपूर्ण होती थी। भूमि महत्वपूर्ण इसलिए होती थी कि क्योंकि भूमि से जो है कर वगैरह मिलता था, ठीक है। तो आप देखोगे कि भूमि से कर मिलने के कारण आप देखोगे कि वो मतलब वो जगह जो काफी उपजाऊ होती थी, या भूमि से आप देखोगे कि वो जो कर मिलता था, तो कर के कारण जो है वो जो जगह होती काफी समृद्ध हो जाती थी, ठीक है। एक तो फसल अच्छी होती थी, उसके अलावा जो कर मिलता था उससे काफी जो जगह जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती थी। प्रशासन की जो प्राथमिक जो इकाई थी वो गांव थे, ठीक है। राजाओं में जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वह सेना शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जो है उन्होंने जुटाया। जो राजा थे उन्होंने क्या किया कि राजाओं में एक जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक
और सेना शक्ति रखने वाले लोगों से समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण जो पद थे वो वंशानुगत बन गए। महत्वपूर्ण जैसे आप देखोगे ना, जैसे कोई बढ़िया मंत्री है जो ऊंचे पद का मंत्री है, वो वंशानुगत होता था। कोई बहनोई को बना देता था, कोई जीजा को बनाता था, कोई अपने पुत्र को बनाता था, कोई अपने साले को बना देता था। इस तरीके से आप देखोगे कि वंशानुगत बन गया। ठीक है जी। हरिसेन भी अपने पिता की तरह महादंड नायक यानी कि मुख्य न्याय जो अधिकारी होते थे, वो उसने उस पद पे काम किया। ठीक है। कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों पर जो है कार्य करता था। वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। ठीक है। कुछ प्रमुख व्यक्ति होते थे जिनका बहुत बोलबाला रहता था। इनमें नगर श्रेष्ठी या जो नगर श्रेष्ठी के नाम से या मुख्य बैंकर जिन्हें कहते थे, या शहर का व्यापारी भी इन्हें कहते थे, इस तरीके के लोग शामिल होते थे। ठीक है। आप देखोगे सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, सार्थवाह होता था, व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। ठीक है। उसके बाद जो है प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार होते थे, तथा कायस्थो यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग थे। ठीक है जी। और जो आप देखोगे कि प्रधान जैसे लोग थे, आप देखोगे कि कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो खुद का जो है राज्य स्थापित कर लेते थे। तो कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से जो राजा जिस तरीके से जो राजा था, वो राजा अपनी सैन्य शक्ति किस तरीके से जुटाता था, तो सुसंगठित सेना जो है के माध्यम से अपनी सैन्य शक्ति जुटाता था। और देखोगे कि किस तरीके से नगर में जो है नगर का जो प्रशासन किस तरीके से था, कौन कौन से खास लोग थे जो नगर में इस तरीके से उसका सहयोग करते थे। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि नए प्रकार की सेना का कुछ विस्तार हुआ, नए प्रकार की सेना। ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, नए प्रकार की सेना। नए प्रकार की जो है सेना बनी। अब ये नए प्रकार की सेना क्या थी? कुछ राजा पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इनमें सेना नायक भी शामिल होते थे। ठीक है। इनमें सेना नायक भी शामिल होते थे। ये राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता पहुंचाते थे। सेना नायकों का नियमित जो सेना नायक जो थे उनको नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, उसकी जगह उन्हें भूमि दान दिया जाता था। क्या दिया जाता था? भूमि। सेना नायकों को क्या दिया जाता था? तो भूमि दान दिया जाता था। अब ये क्या करते थे? अब ये जो है भूमि दान, जैसे जो भूमि इनको मिलती थी तो भूमि के ऊपर फसल उपजाना शुरू कर देते थे। ठीक है जी। और फसल उपजाने के बाद जो है इनसे जो है कर वसूलते थे। ठीक है। फसल जो उपजाते थे उनसे वो कर वसूलते थे। इसमें सेना और जो उनको उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे और राजा के लिए हथियार जुटाते थे। ठीक है। अब आप देखोगे जो ये सेना नायक थे ना, सेना नायक बहुत ही खास लोग हुआ करते थे। इस तरह के जो व्यक्ति, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सामंत बोलते हैं। सामंतों के बारे में आपने हिस्ट्री में खास तौर से चीजें सुनी होंगी। ये सामंत होते थे। तो इन चीजों को आप समझ लीजिए कि जो सेना नायक थे, सेना नायकों को ही सामंत बोला जाता था। ठीक है जी। और आप देखोगे कि जहां शासक दुर्बल होते थे, जहां शासक दुर्बल पड़े, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे और अपना खुद का राज्य जो है स्थापित कर लेते थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं दक्षिण के जो है राज्यों के बारे में बात करते हैं। वहां पे कुछ सभाएं होती थी, या किस तरीके से वहां पे जो सभाएं किस तरीके से बनती थी। ठीक है। तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं के बारे में जो है चर्चा की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिन्हें सभा कहते थे। क्या कहते थे? सभा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। आप इस चीज को समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। और इसमें जो है इंसान जो है काफी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है। ये चीजें जो है एकदम से समझ में नहीं आती हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि दक्षिण के राज्यों की सभाएं। मैं आपको समझा देता हूं अभी। दक्षिण के
राज्यों की सभाएं। सबसे पहले हम सभा के बारे में बात करते हैं, ठीक है जी। सभा क्या होती थी, इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, पल्लों के अभिलेखों से पता चलता है। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये है कि ये जो सभा होती थी, ये कौन सी कैसी सभा होती थी, ये ब्राह्मण भूस्वामियों की संगठन, यानी ब्राह्मण भूस्वामियों का जो संगठन था, सभा थी जो थी वो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। ब्राह्मण भूस्वामियों का जो ये संगठन हुआ करता था, जिसे हम सभा कहते हैं, ठीक है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, वो आप देखोगे कि सड़क जो निर्माण है, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। क्या क्या काम करती थी, तो ये सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े जो विभिन्न काम होते थे, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है, जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे, वहां उर नामक संस्था जो है, उर नामक संस्था यानी ग्राम सभा होने की बात कही गई है, ठीक है। जहां पे जो ब्राह्मण नहीं होते थे वहां पे उर नामक संस्था होती थी, उर नामक संस्था होती थी। जहां पे ब्राह्मण नहीं होते थे वहां पे उर नामक संस्था होती थी। और आप देखोगे कि एक नगरम नामक जो है एक संगठन था, और ये व्यापारियों का एक संगठन था। एक था नगरम, ये क्या था, ये व्यापारियों की संस्था थी, व्यापारियों का संगठन। ये जो था व्यापारियों का संगठन था। क्या था, ये जो नगरम था वो व्यापारियों का संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर आप देखोगे कि जो है धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और आप देखोगे कि व्यापारियों का नियंत्रण था। जो ये जो नगरम जो व्यापारियों की जो सभा होती थी, यहाँ पे जो है आप देखोगे कि इस पे जो है धनी व शक्तिशाली जो भूस्वामी और व्यापारियों का जो नियंत्रण रहता था। इनमें से बहुत सी जो स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। इसी बेसिस पे काफी समय तक जो है आप देखोगे कि ये नगरम और इस तरीके की जो संस्थाएं थी ना, वो काफी समय तक काम करती रही। उस समय आम लोगों का जीवन कैसा था, कैसा था इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कुछ नाटकों और अन्य स्रोतों से ये जानकारी जो हमें मिलती है कि उस समय जो आम लोग थे वो किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। अन्य स्रोतों से जानकारी हमें मिलती है, जैसे कि आप देखो कालिदास का जो आप नाटक देखोगे, तो कालिदास के नाटक से हमें ये जानकारी मिलती है, ठीक है। राजा और ब्राह्मण जो थे, वो राजा व ब्राह्मण जो हुआ करते थे वो संस्कृत भाषा इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे, वो संस्कृत भाषा इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और जो वहां के जो आम जो लोग थे और स्त्री पुरुष जो थे, वो प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे, प्राकृत भाषा बोलते थे, ठीक है जी। और आप देखोगे कि जो उनका जो सबसे जो कालिदास जी तो थे, कालिदास का जो सबसे जो प्रसिद्ध जो नाटक था वो अभिज्ञान शकुंतलम था। कालिदास का जो सबसे प्रसिद्ध जो नाटक था वो अभिज्ञान शकुंतलम था। और अभिज्ञान शकुंतलम की खासियत क्या थी, अभिज्ञान शकुंतलम में क्या कहानी थी, तो मैं लिख देता हूं अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, जो ये अभिज्ञान शकुंतलम था ना, ये अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत नामक राजा व शकुंतला नामक जो युवती की जो है प्रेम कहानी इसमें हमें देखने को मिलती है। अभिज्ञान शकुंतलम ये किसने लिखा था, कालिदास। कालिदास का जो है ये नाटक था। और आप देखोगे कि इसके बारे में जो है आप देखोगे कि अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास ने लिखा, और इसमें जो शकुंतला और दुष्यंत नामक राजा की प्रेम कहानी का वर्णन है।
तो जो ये चैप्टर था नए समाज और राज्य, इसमें अभी तो हमने इतनी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और जो जैसे जैसे अब क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो है चीज़ें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। तो आप जो है क्लास को पूरा देखिए, ठीक है। अभी इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप क्लासेस हम लोग चला रहे हैं आपको अच्छी लग रही होगी। इसके अलावा हिंदी की क्लासेस भी चल रही हैं, हिंदी व्याकरण अभी चल रही है इस टाइम। तो धीरे धीरे जो है उसमें भी नई नई चीज़ें लेके आएंगे और संडे को एक स्पेशल क्लास लिया करेंगे एक विशेष टॉपिक के ऊपर, ठीक है। उसके बारे में हम लोग जो है जानकारियां हैं इकट्ठी किया करेंगे, ठीक है। तो आपको आप कमेंट शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। यूट्यूब पे जो है क्लास @गौरव के मिशन 95 के नाम से जो है, और आज की जो यूट्यूब क्लास थी वो 36वीं थी। और टेलीग्राम पे @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से आप सर्च मार के वहाँ से आप PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि डेली हम लोग PDF डालते हैं। जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसका डेली PDF डाल दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, समय से खाइए और समय से पढ़िए, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।